सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है वो तीसरा नंबर का टॉपिक है और उसका नाम है बहुपद। हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। आपने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक बीज गणित के अंदर बीज के बारे में समझा, बीजीय व्यंजक के बारे में समझा, बहुपद की परिभाषा कक्षा 9 के अंदर दे रखी, वहाँ पर हमने बहुपद की परिभाषा समझी। इसके बाद हम इस बहुपद के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कक्षा 10 के अंदर कोई नया नहीं है, जो हमने अब तक पढ़ाया उसमें थोड़ा सा प्रश्नों को इसने बढ़ाया है और वैसा की वैसा ही पाठ हमारे पास है जो 10वीं का, जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। इसमें विशेष बात यह है कि हमारे जो बोर्ड का जो पेपर होता है उस पेपर में जो ये पाठ है, इस पाठ से हमें 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है और संभवतः वह प्रश्न 16वें नंबर पर आता है। तो आप विशेष ध्यान दें इस प्रश्नावली पर। कोई विशेष कठिन नहीं है, क्योंकि आपने जो अब तक पढ़ा है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक बीज, बीजीय व्यंजक और चर अचर की परिभाषा मैंने भी बताई है आपको। उन परिभाषाओं को समझते हुए इस पाठ को हम यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं। आता है बहुपद। जैसे कि नाम से ही बहु प्लस पद यानी बहुत सारे पदों से मिलकर बहुपद का निर्माण होता है। इसको भी हमने घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात पावर के आधार पर हमने इसको हमारे कोर्स के अनुसार इसको यहाँ पर तीन बहुपद की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद से तात्पर्य मैंने आपको पढ़ा चुका प्रश्नावली 4 के अंदर, वह बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो, या इसको दूसरे तरीके से बोल दें वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। और चर हमने लिया है यहाँ पर x, और x की अधिकतम घात 1 को लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो x की अधिकतम घात 1 हो गई, a इज नॉट इक्वल टू 0। हमने a, b और c के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, केवल b हो जाएगा, b को हम रैखिक बहुपद नहीं कहेंगे। इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल लिया इसका, ये वास्तविक संख्या हमने 2 लिख दिया, 2x प्लस a। इस तरह का नंबर आपको दिखे, बहुपद दिखे, तो आप कहोगे कि जो ये बहुपद है ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसी तरह नंबर दूसरे पे चलते हैं हम, द्विघात बहुपद पर। द्विघात जो बहुपद है, ये द्विघात बहुपद को इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अर्थात इसकी जो डेफिनेशंस है, इसकी जो परिभाषा है कि वह बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 2, ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर इस बहुपद के साथ अगर समीकरण हो जाए द्विघात समीकरण, वह समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। इसी पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे इसको। इसका जो एग्जाम्पल मैंने लिया 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2। अब मैंने यहाँ पर लिखा a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसका सीधा सीधा कारण यहाँ पर है। अगर ये 0 रख दिया तो पूरा का पूरा 0 हो गया। अब पूरा जब 0 हो जाएगा तो बचा क्या, ये बचा bx प्लस c, जो कि द्विघात बहुपद नहीं रहकर कौन सा बन जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। इसी तरह त्रिघात बहुपद, वह बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात या चर की अधिकतम घात 3 हो, ऐसा बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। और अगर इसमें 0 और ऐड कर दें बराबर 0, यानी समीकरण के रूप में अगर इसको व्यक्त कर दें तो वह त्रिघात समीकरण कहलाता है। इसमें x की अधिकतम घात 3 होती है और a, b, c और d ये क्या है, सब रियल नंबर है। इसको बार बार मैं बताऊंगा नहीं, एक बार आपको बता दिया, आपको अच्छे से बिठा लेना दिमाग में। एक की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाती है तो पूरा 0 हो जाता है, तो ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ये है 2x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। इस तरीके से हमने इनकी 3 की परिभाषा समझी। और भी इसमें जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं जिसकी घात 4 होती है वे बहुपद द्विवर्ग बहुपद कहलाते हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है।
इसी तरह जिनकी घात 5 या 5 से अधिक हो जाए तो ऐसे बहुपद के लिए कोई विशेष नाम नहीं है। तो हमें विशेष ध्यान देना है, जिसका एक घात हो रैखिक, दो घात हो द्विघात, तीन घात हो त्रिघात, चार घात हो द्विवर्ग बहुपद, और 5 या 5 से ऊपर उनके लिए कोई विशेष नाम नहीं है। इसमें जो अपनी 3 पॉइंट जो हमारी प्रश्नावली 1 है, वहाँ पर 2 तरह की बातें हमसे पूछ रहा है। पहला शून्यक से संबंधित है। अब शून्यक होते क्या है, अर्थात इसको हम सीधे सीधे भाषा में समझे तो कोई भी आपके पास समीकरण है, वहाँ पर x की वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे bx प्लस 2 दे रखा है, तो उस समीकरण के अंदर x की वैल्यू ऐसी कौन सी रखें कि वो पूरा समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो x उस पूरे समीकरण का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, जैसे x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 है, ये आपका रैखिक बहुपद है। इस रैखिक बहुपद में x का क्या मान रखें इस पूरे का मान 0 हो जाए। तो आप सोच लोगे कि सर इसका पूरा, अगर मैं यहाँ पर -2 रख दूँ और ये प्लस का 2 यहाँ पर है, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 0। तो ये x का मान -2, इसका क्या हो गया, ये शून्य हो गया। अर्थात किसी भी बहुपद में x की वैल्यू ऐसी रखें कि वो पूरे समीकरण को या पूरे बहुपद को 0 कर दे, तो वह कहलाता है शून्य कहलाता है। इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है कि बहुपद का शून्य, बहुपद f(x) का मान x के जिस मान के लिए शून्य प्राप्त होता है, यानी x रखा हमने, x रखते हुए बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। तो x के उस मानों को बहुपद f(x) के शून्यक कहते हैं। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखना कि शून्यकों की संख्या पर भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे रैखिक बहुपद है, रैखिक में x की अधिकतम घात कितनी होती है, 1, तो इसका शून्यक भी कितना निकलेगा, 1। इसके अलावा कोई शून्यक नहीं होगा दूसरा। इसी तरह द्विघात बहुपद के अंदर वहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो आप कहोगे सर कि वहाँ पर है ना, जो इसके जो शून्यक प्राप्त होंगे वो कितने प्राप्त होंगे, 2। अब जिसकी x की अधिकतम घात 3 है तो शून्य कितने प्राप्त होंगे। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर मैंने लिख दी है नोट के माध्यम से कि बहुपद के शून्यकों की संख्या उसकी उच्चतम घात के बराबर होती है। उच्चतम घात जहाँ पर 2 घात है 2 होंगे, 1 घात है 1 होगा, 3 है तो 3 होगा। इस तरीके से हमें हमारे दिमाग में बात बिठा लेनी है। जैसे द्विघात समीकरण को हल करेंगे या द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो वहाँ पर शून्य कितने आएंगे, 2। आप कई बार 1 ना लिख दें। अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। वहाँ पर प्रश्नावली पर पहली ही बात शून्यकों की हो रही है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को आपको उस प्रश्नावली के अंदर प्रदर्शित करना है। इसके लिए मैंने द्विघात समीकरण लिखा है, इसका मानक रूप या व्यापक रूप जैसा भी आप उसे समझो इसको बोलना। इसका मैंने मानक रूप लिखा है x² + bx + c। ये आपका द्विघात बहुपद है। यहाँ पर a, b और c रियल नंबर है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं बता चुका इस चीज़ को। a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर शून्यक और आपके गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है उन रिलेशनों पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर 2 शून्यक मैंने ले लिए, अल्फा और बीटा। मैंने नाम लिखा है अल्फा और बीटा, आप ए और बी भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अल्फा बीटा लिखा तो आप भी अल्फा बीटा लिखें। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि अल्फा और बीटा कितने शून्यक है, 2, क्योंकि अभी अभी हमने समझा कि अधिकतम घात जितनी होती है उतने शून्यक होते हैं। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो यहाँ पर शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब यहाँ पर पहला आपके पास एक सूत्र है आपके पास कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा में सूत्र है माइनस एक्स का गुणांक। गुणांक से तात्पर्य जो एक्स है इसके पास जो संख्या है ये गुणांक है, प्लस बी ये क्या है, इसका एक गुणांक है। और जैसे x² का गुणांक की बात करूंगा तो ये a क्या हो जाएगा, इस x² का गुणांक हो जाएगा। अचर पद की बात करूंगा जहाँ पर x नहीं है, केवल संख्या ही है, जैसे c है तो ये क्या होगा, अचर पद होगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। दूसरा नीचे शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। ये 2 फॉर्मूले हैं। आप इसको x का गुणांक यहाँ पर क्या है, b है, तो आप लिख सकते हो -b बटा x² का गुणांक कितना a है, ये आपने a लिख दिया। अचर पद कितना है, यहाँ पर c है, और x² का गुणांक कितना है, यहाँ पर a है। आप a से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप तो हिंदी में ही याद रखें, वो आपको बहुत सुविधाजनक रहेगा।
क्योंकि बी और ए में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप ये ध्यान रखना है, और सूत्र में कुछ भी नहीं है नया। नीचे तो दोनों में एक्स स्क्वायर का गुणांक आ ही रहा है, जो आगे आगे वाली संख्या एक्स स्क्वायर के आगे वाली लिखनी है, और ऊपर है माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है, नीचे है अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पर सी। अब हम प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर पहले पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल दे रखा है कि शून्य ज्ञात करना है, और जो शून्य का आपको प्राप्त होते हैं उन शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है कि आपने जो शून्य निकाला है वो सही है या नहीं है। यहाँ पर सवाल लिया मैंने 4x² + 8x। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो अचर तो है नहीं है तो नहीं है, हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम 0 रख देंगे, शून्य रख देंगे वहाँ पर। यहाँ पर इसको हल करते हैं। हल करने का सीधा सीधा तरीका है कि आप इसको लिखने पर लिखते हैं हम 4x² + 8x। इन दोनों में से कॉमन संख्या ढूंढते हैं। आपको यहाँ पर कॉमन आ गई 4x, बचा क्या 4x पूरा का पूरा बाहर, 1x बचा, यहाँ पर बच गया आपके पास x तो बाहर निकल ही गया, 2 बच गया। या आपने इसका गुणनखंड किया, और गुणनखंड करने पर अब हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य का तात्पर्य इस पूरे का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अतः जो आपका जो ये fx था, ये जो fx था, इस fx का पूरे का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, जब जाके आपको शून्य प्राप्त होंगे। तो fx का मान कितना अपने पास 4x, x + 2 बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये 4x 0 के बराबर लिखते हैं एक बार, तो 4x = 0, तो x = 0/4, तो x बराबर आ गया आपके पास 0, एक शून्य तो आ गया आपका 0। दूसरा हम शून्य की बात करेंगे। यहाँ पर x + 2 = 0, 2 को इधर भेजा, तो x बराबर आ गया आपके पास -2। अब आपके पास 2 शून्य आ गए। हम इसको साधारण तरीके से भी चेक करें तो क्या हमने जो सवाल किया वो सही है, शून्य जो निकाले। यहाँ पर x का मान कितना है 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 रखा, 0 का वर्ग 0 ही होता है, 0 को 4 से गुणा किया 0, 0 को 8 से गुणा किया 0, 0 हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पर हमने -2 रखा, -2 का वर्ग हो गया, -2 और -2 2 दूनी 4 प्लस का, 4 को 4 से गुणा किया 16। यहाँ पर -2 रखा, -2 को 8 से गुणा किया, माइनस का 16, 16 में से 16 गए तो 0। इसका मतलब ये है कि हमने जो शून्य निकाले हैं वो सही है। अब हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है अपने सूत्र के माध्यम से। यहाँ पर आता है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए आप क्या करोगे, वही आपके पास सूत्र है नंबर 1 वाला, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग वही अल्फा प्लस बीटा, अभी लिखाया मैंने आपको। इसका फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्यकों का योग करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, देखो इसमें x का गुणांक कितना है यहाँ पर 8, या 8 आ गया, बटा x² का गुणांक कितना है यहाँ पर 4। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल रखा है, अल्फा का मान तो आ गया आपके पास 0, और बीटा का मान आ गया आपके पास -2। अब क्या है, दोनों बराबर है कि इसको जांच कर रहे हैं अपन। ये 4 से 2 बार कट गया, -2, -2 को 0 से जोड़ा, -2 बराबर -2। इसका मतलब हमारा जो शून्यकों का योग वाला कंसेप्ट पूरा होता है यहाँ पर। दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला लिखाया है, अल्फा × बीटा = अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 0 मानते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 बटा x² का गुणांक कितना है यहाँ पर 4। अल्फा का मान आपके पास है 0, या आपने 0 लिख दिया, गुणा बीटा कितना है आपके पास -2, -2 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 4 का भाग लगा 0। ये भी कंसेप्ट हमारा पूरा होता है। अर्थात हमने जो इसकी सत्यता की जांच की है वो बिल्कुल सत्य है। और आपका जो शून्य जो आपने निकाले 0 और -2, ये भी पूर्ण रूपेण 100% सत्य है। इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड करना है। गुणनखंड हम कक्षा
7वीं 8वीं 9वीं तीनों साल में हमने खूब किए हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एफ एक्स का मान दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस का 1। अब आपको गुणनखंड करने का बहुत सीधा सा तरीका है। ये दोनों कोण कोण वाली संख्याओं को हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये गुणा किया, एक को 4x² से गुणा किया तो 4 एकम 4x², 4x² आ गया। बीच में आपके पास जो संख्या है, ये संख्या है आपके पास माइनस का 4x। कुल मिला के बात ये है कि आपको इस 4x के दो टुकड़े करने हैं, और दो टुकड़े कैसे होने चाहिए, उन दोनों टुकड़ों का गुणा कितना होना चाहिए, 4x² होना चाहिए। उन दोनों टुकड़ों का जोड़ कितना होना चाहिए, माइनस का 4x होना चाहिए। अब इसके टुकड़ों के जोड़ कौन कौन से, ऐसे दो टुकड़े कौन कौन से बन सकते हैं। इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, 1 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ। बस ये दो ही टुकड़े बने। अब देखो दोनों टुकड़ों में, अब मैंने कहा था इन दोनों टुकड़ों के जोड़ का मान कितना होना चाहिए, माइनस का 4x होना चाहिए। आप यहाँ पर जोड़ोगे 2 और 2 कितना होता है, 4। ये तो 4 हो गया, लेकिन 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो ये टुकड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। आपके पास केवल यही टुकड़ा बचा। तो ये टुकड़े में भी क्या है कि कितना है, माइनस का 4। ये माइनस का 2 ले लेंगे, इसको भी माइनस का 2 ले लेंगे। माइनस का 2 और माइनस का 2 मिलकर कितना हो गया, माइनस का 4। यहाँ पर 1 और लगा देंगे। एक माइनस का 2x और माइनस का 2x मिलकर कितना हो गया, माइनस का 4x। और माइनस का 2x को माइनस के 2x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूने 4, x को x से गुणा किया तो x²। इस तरीके से हमको यहाँ पर सोचना है। गुणनखंड करने वाली विधि हमने कक्षा 8 के अंदर 9 के अंदर खूब पढ़ी है। तो आपने माइनस के 4x के दो टुकड़े कर दिए, और वो दो टुकड़े हमारे पास कौन कौन से प्राप्त हुए, एक तो 2x और माइनस का 2x प्लस 1। आपने कुछ नहीं किया, माइनस के 4x को दो भागों में बांट दिया, दो टुकड़े कर दिए इसके, माइनस का 2x और माइनस का 2x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 4 ही आएगा। अब इन दोनों में से अपन को कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो 2 में 4 में 2 का भाग जा रहा है, 2 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये 2 कॉमन आ गया। x² में x चले जाएगा बाहर, और एक x² में x² का भी भाग लग रहा है, इसलिए ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे 2 दूना 4, यह x² था, एक x² बाहर निकल गया, एक बचा माइनस का 2x पूरा का पूरा बाहर। अब पूरा का पूरा बाहर गया तो अंदर क्या बचा भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, सबका मालिक एक होता है। तो यहाँ पर पूरा ही निकल गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये विशेष ध्यान रखना। वहाँ पर भी हमने बात की थी मासा पे ज्ञात करने पर कि भाई हमारे कोई उपनिष्ठ संख्या नहीं आ रही सर, क्या ले, तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था 1, जहाँ पर कोई नहीं आता। अब यहाँ पर भी देखो इन दोनों में कोई भी आपको ऐसी संख्या नजर नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी आप इसका कॉमन अपन को लेना है। कॉमन लेने के लिए -1 को हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं। ये -1 कॉमन आ गया, ये माइनस बाहर निकल गया, बचा के अंदर 2x बचा, ये माइनस बाहर निकल गया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया 1। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है अपन को। ये हो गया आपके पास 2x - 1, ये 2x - 1 इधर भी है इस संख्या के साथ, 2x - 1 इस संख्या के साथ भी है, ऐसे कैसे लिख दिया हमने। बचा क्या आपके पास 2x - 1। अब 2x - 1 2x - 1 बच गया। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, आपकी f(x) की। अब आपको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, या बहुपद के शून्य की ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इस f(x) का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहला जो ये कोष्टक है इसको आपको शून्य के बराबर करना है। तो 2x - 1 बराबर 0, 2x 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 1/2। दूसरा आपका वही ऐसा कैसा है, ब्रैकेट है, 2x + -1 बराबर 0, 1 को इधर भेजा तो 2x बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1/2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी आपने शून्य ज्ञात कर लिए। आपके पास अल्फा का मान भी यही है, आपके पास बीटा का मान भी यही है। अब आपको क्या करना है, सत्यता की जांच। अब हमने इन दोनों सूत्रों को यहाँ पर लिखा, दोनों सूत्रों के आधार पर हमको जांच करनी है। तो आप लिखोगे अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर 1/2 है आपके पास, प्लस बीटा का मान भी कितना है, 1/2 है। एक्स का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 4 नहीं है, -4, ये माइनस पहले से ही है। और ये x का गुणांक कितना है, -4 बटा x² का गुणांक कितना है यहाँ पर 4, ये 4 लिखा।
आधे में आधा, 1/2 का मतलब हाफ होता है आधा, आधे में आधा जोड़ा कितना हुआ 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4/4, 1, 4 में 4 का भाग दिया कितना आया 1, ये दोनों तरफ LHS और RHS दोनों पक्ष के आ गए, बराबर आ गए। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, शून्यकों का क्या करना है अपन को, गुणनफल करना है। अपने पास फॉर्मूला है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपके पास शून्यक है 1/2 इंटू 1/2 बराबर अचर पद आपके पास कितना है यहाँ पर 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 4, ये आ गया 1 एकम 1 2 दूना 4, 1 एकम 1 2 दूना 4। तो आपने कह दिया कि ये दोनों तरफ LHS और RHS दोनों पक्ष के आ गए, आपके यहाँ पर बराबर आ गए, और बराबर आने के बाद में आप कहोगे कि बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है, और हमें इसी सत्यता की क्या करनी थी, यहाँ पर जांच करनी थी। इसका 5वां क्वेश्चन लेते हैं, पहले का 5वां। यहाँ पर भी हमको दे रखा है f(x) की वैल्यू दे रखी है x² माइनस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट √3 + 1 कोष्टक बंद x प्लस √3। इसको भी हमको वही गुणनखंड करना है, इसके आपको कुछ नहीं करना है इसमें। x², इसको खोल लेते हैं, ये माइनस का x को इससे गुणा किया √3 से, तो माइनस का √3x, फिर माइनस का x को 1 से गुणा किया, माइनस का x प्लस √3, आपके पास आ गई ये वैल्यू यहाँ तक। इसके बाद में देखिए आगे, यहाँ पर दोनों में से कॉमन ढूंढना अपन को, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, क्या बचा x माइनस √3, इन दोनों में कॉमन आपको दिख नहीं रहा तो हम क्या लेते हैं, माइनस का 1 ले लिया, क्या बचा x माइनस √3। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढो, तो आपके पास कॉमन आ गया x माइनस √3, क्या बचा x माइनस 1, x माइनस 1, ये किसकी वैल्यू चल रही है अपनी, f(x) की, फंक्शन की वैल्यू चल रही है। अब हमको बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो इस f(x) का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, पहला ब्रैकेट 0 के बराबर लेते हैं, x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया आपके पास √3। इसी तरह x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 1, क्योंकि 1 का क्या करेंगे हम इधर पक्षांतरण करेंगे, तो माइनस का इधर जाके किसका हो गया प्लस है। इसी तरह यहाँ पर हमने पक्षांतरण किया था √3 का, तो ये माइनस में था, इधर जाके किसका हो गया प्लस का हो गया। हमने ये जो शून्य निकाल लिए, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है इसलिए 2 शून्य हमको प्राप्त हुए। पहला शून्य हमारे पास है अल्फा बराबर √3, दूसरा शून्य हमारे पास है बीटा जो 1 से इसका मान 1 आया था, तो दूसरे शून्य का मान कितना आ गया 1। अब हमको सत्यता की जांच करनी है, तो दोनों का जोड़ और उधर जो फॉर्मूला है उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान आया आपके पास √3 प्लस 1 माइनस x का गुणांक, अब ये 1 से इसका गुणांक पूरा ही आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आ गया माइनस तो पहले से ही है, और x के गुणांक में माइनस और आ गया, माइनस आपके पास है, इसको दूसरे कोष्टक में लिखिए, माइनस √3 प्लस 1, ये लिख दिया बटा x² का गुणांक कितना, आगे कोई भी नहीं है तो क्या मानते हैं हम 1 मानते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया √3 प्लस 1, नीचे भाग लगाएंगे तो ये की संख्या आएगी। इधर आपके पास पहले से ऑलरेडी √3 प्लस 1 है, शून्यकों का योग, तो हमने पहली कंडीशन यहाँ पर प्राप्त कर ली, यानी हमने जो शून्य निकाले वो सही है। दूसरा गुणनफल के रूप में इसकी जांच कर रहे हैं हम। गुणनफल में क्या है आपके पास, अल्फा का मान √3 और बीटा का मान कितना निकाला आपने, दूसरा शून्य 1, ये 1 लिखा। अचर पद कितना है यहाँ पर √3, x² का गुणांक आपके पास कितना है यहाँ पर 1 है, √3 को 1 से गुणा किया √3 बराबर, ये आ गया √3, ये भी बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जो बहुपद के जो शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध जो स्थापित किया है वो बिल्कुल 100% सत्य है। इस तरीके से आपको इस प्रश्नावली को करना है। इसके जो एग्जाम्पल के पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया गया है, तो एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं ले रहा, वहाँ पर आपको रेडीमेड बिल्कुल सॉल्व किए हुए आपकी पुस्तक के अंदर है। पुस्तक भी नहीं है तो मेरी जो PDF में आपको निरंतर भेजता रहता हूँ, उस PDF में एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उन एग्जाम्पलों को भी अच्छे से करें। इसी प्रश्नावली में जो इसका दूसरा प्रश्न है, वहाँ पर आपको शून्य भी दे सकता है, 2 शून्य दे दे और वो ज्ञात कर ले कि भाई आपको द्विघात बहुपद बताना है। तो द्विघात बहुपद बताने के लिए, हमको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक, आप इसको सूत्र के रूप में समझ लें,
कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा का मतलब जैसे 1 और 2 आ गया, 5 और 10 आ गए, तो इसे निम्न प्रकार हम लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका एफ एक्स बराबर के एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर मैंने कोष्टक में लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा प्लस और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एफ एक्स बराबर के तो है ही रियल नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस या लिख दो आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये अल्फा है, अल्फा को प्रदर्शित कर रहा है, ये नहीं है, इसको अल्फा के रूप में समझे। तो आप इस तरीके से भी हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इसको आप संकेत की भाषा में अल्फा और बीटा के रूप में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टार्ट कर। दूसरा क्वेश्चन, आपको दे रखा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। सीधा सीधा आपके पास सूत्र है, आपको शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग है आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर तो दे रखा है -3, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है आपको 2। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसको निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर के कोष्टक चालू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं, एफ एक्स बराबर आपके पास क्या आ गया, के कोष्टक चालू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्टक बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आपने ये लिखेंगे के वास्तविक संख्या है और के क्या है कि एक कांस्टेंट के रूप में होता है, इसलिए अब इसको नीचे जाके छोड़ते हैं। यहाँ पर देखो एफ एक्स बराबर के की जगह के लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। अब आगे अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3, मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रख दिया -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पर 2, यानी अल्फा को बीटा से गुणा करते हैं तो ये 2 आता है, इसने दे रखा है शून्यकों का गुणनफल 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। इसको हल किया के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, प्लस हुआ 3x प्लस 2। अब ये के क्या है, एक वास्तविक संख्या, कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे अभी 2 आ गया तो 2 सबसे गुणा होगा, 3 आ गया तो 3 सबसे गुणा होगा, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। और अभिष्ट बहुपद हमको प्राप्त हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात करो। 2 बातें यहाँ पर दे रखी है, एक तो दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये एक बात तो ये दे रखी है, एवं दूसरा क्या दे रखा है, शून्यकों के वर्गों का योग। शून्यकों का वर्ग शून्य का अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं, शून्य के वर्ग वर्ग कर दो, पहले शून्य का वर्ग दूसरे शून्य के वर्ग का योग, ये बीच में योग का चिन्ह लगा दिया, बराबर कितना 40। ये 2 बातें आपको दी हुई है। अब आपको शून्यक निकालने का, भाई शून्यक कौन कौन से होते हैं, शून्यक का आपने सत्यता की जांच की है, वो उस फॉर्मूले से हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो माना कि बहुपद एफ एक्स में शून्यक अल्फा और बीटा है, अब मानते हैं, पहले भी माने अब भी मान रहे हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक निकालते हो बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक एक्स के आगे कौन है -8, ये -8 लिख दिया, पहले से माइनस था। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं हम, ये 1 लिख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 में 8 का भाग देंगे तो 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 ही आएगा, इसी के से हमने समीकरण नंबर 1 लिखा। इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, वही अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद आपके पास आ गया के, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया 1, तो आपने लिख दिया कि आ गया समीकरण नंबर 2। आपने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपने आपका जो दिया हुआ जो द्विघात बहुपद है वहां से आपने इसको प्राप्त कर लिया। अब आगे देखिए समीकरण 1 को लेता हूं मैं वापस दोबारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 आया था, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 8, यानी शून्यकों का जोड़ 8 आया। अब ध्यान दें इधर, अल्फा प्लस बीटा 8 बराबर 8 है। अब मैंने दोनों पक्षों में क्या किया, वर्ग किया,
दोनों पक्षों की तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या वर्ग लेने पर मैंने दोनों पक्षों का वर्ग लिया। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे। हमने कक्षा 8 के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद है हमको। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर खोला। वो पहली संख्या का वर्ग प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। सूत्र होता है कक्षा 8 में 9 में आपने खूब अच्छे से पढ़ा है। उस सूत्र से मैंने इसको खोल दिया। 8 का वर्ग हो गया कितना यहाँ पर 64। अब आपको देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यानी दोनों के वर्गों का योग आपको दे रखा है। कितना दे रखा है गिवन में 40 सवाल में। मैंने इस संख्या इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 40 लिख दिया। 2 की जगह 2 लिख दिया। के क्यों आया क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकाल चुके। अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना निकला था यहाँ पर समीकरण 2 से 4। आपने यहाँ पर 4 लिख दिया। आप लिखते ही 4 क्या के लिख दिया आपने यहाँ पर के लिख दिया। अब इस 40 का क्या किया मैंने पक्षांतरण किया। 40 चले गया इधर। ये प्लस का 40 इधर जाके किसका हो गया माइनस का हो गया। 64 में से 40 गया तो कितने बचे 24 बचे। अब ये 2 के बराबर 24 है। 2 चले गया बटे में नीचे तो 24 बटा 2 और 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 12 बार। इस तरीके से सवाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा में पूछा जाता है। आप इस प्रश्नावली के एग्जाम्पलों को अच्छे से देखें। प्रश्नावली के एग्जाम्पल जो है पहला दूसरा कई बार पूछ चुके। ये वाला सवाल है। एक एक सवाल को आप अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजी गोइंग आप इस प्रश्नावली को अच्छे से कर लोगे। आपने ये वीडियो देखा और मैं निरंतर डेली 5 बजे आपके लिए वीडियो प्रसारित करता हूँ। आप इस वीडियो को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्रुपों में शेयर करें जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और गणित को बच्चे आसानी से समझ पाए। धन्यवाद।